डियर फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने कृषि सांख्यिकी की बात की थी और आज के सेशन में मैं आपको कृषि से संबंधित जो जितने भी इंडियन संस्थान या राजस्थान के जो प्रमुख संस्थान हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये संस्थानों का एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में, कृषि में किसानों की एक्टिविटी के लिए क्या योगदान है उसकी चर्चा करेंगे, इनकी स्थापना की चर्चा करेंगे और इनका क्या योगदान है भारतीय इकोनॉमी में, भारतीय कृषि में, इन सब की चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR। देखिए, एक है ICAR और एक है IARI। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये हम अभी ICAR की बात कर रहे हैं, ये ICAR है और एक है IARI। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये तो है इंस्टीट्यूट, क्या है? इंस्टीट्यूट है, जबकि ये है काउंसिल। यह है इंस्टीट्यूट है, यह एक परिसर है, यह है पूसा नई दिल्ली में स्थित एक कैंपस है, एक कैंपस मात्र है, एक स्थान है। जबकि ये एक काउंसिल है, इसका कोई सीमा नहीं है, ये पूरे देश में फैली हुई है। ये पूरे देश में फैली हुई है। इसके संस्थान, इसके जो कैंपस है पूरे देश में है, इसके अधीन पूरे देश में संस्थान है और ये एक काउंसिल है, यह एक परिषद है, ये बड़ा विस्तार इसका है। पूरे जितने भी अनुसंधान केंद्र है अलग अलग फसलों के, फल वृक्षों के, पूरे देश में केवीके हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, सब काउंसिल के अधीन आते हैं, परिषद के अधीन आते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले तो मैं IARI और ICAR दोनों में अंतर इसलिए बताया मैंने आपको। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं पहले। अभी ये जो IARI को हम बात करेंगे ICAR की। अभी बात हम क्या की बात कर रहे हैं? काउंसिल की बात कर रहे हैं, ICAR की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, ये काउंसिल आती है डेयर के अधीन। देखो, कोई भी संस्था देश के, भारत सरकार के या राजस्थान सरकार के कोई भी संस्थान हो, वो किसी न किसी विभाग के अधीन अवश्य आते हैं। सरकार के किसी न किसी विभाग के अधीन ही कार्य करते हैं। तो ICAR जो है भारत सरकार का एक विभाग है, कृषि अनुसंधान विभाग। कौन सा? कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, डेयर। इसको ध्यान रखें आप, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, डेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इसके अधीन आता है ICAR। सबसे पहली बात तो ये है। और जो ये ICAR है, जब इसकी सबसे पहले इसका जो पहले इसका पूरा नाम ICAR नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजों के समय इसका नाम था इंपीरियल। क्या नाम था? इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद था। इसकी स्थापना कैसे हुई देखे ICAR की। सबसे पहले ICAR की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1939 में, एक सोसाइटी के पहले मात्र एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर हुई थी, सोसाइटी एक 1860 में। और कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। 1946 में इसका इंपीरियल से इंडियन नाम हुआ था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम जो हुआ वो कब हुआ? 1946 में। 1946 में इसका सही नाम, जो आज नाम है ICAR, वो नाम हुआ 1946 में। इस संस्थान के सबसे पहले डीजी, ICAR के सबसे पहले डीजी थे BP पॉल। क्या नाम था? BP पॉल नाम था इनका। सबसे पहले डीजी, डायरेक्टर, महानिदेशक। प्रथम महानिदेशक कौन थे भैया? BP पॉल, जो कब बने थे? 1965 में। डॉक्टर BP पॉल का नाम बहुत फेमस है। गुलाब की नई नई किस्मों के इजाद में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। डॉक्टर BP पॉल का गुलाब की जो ब्रीडिंग का, जो किस्मों के ब्रीडिंग में जो बहुत बड़ा योगदान है BP पॉल का, गुलाब की खेती में बहुत सहयोग किया था।
गुलाब की खेती के विकास में किसने? बीपी पॉल ने। इसके बाद मैं बात करूंगा आपको आईसीआर के अधीन क्या क्या चीजें आती है। देखिए आप, आईसीआर के अधीन पूरे जो भारत देश में कृषि विश्वविद्यालय हैं, भारत देश में कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो आईसीआर के अंदर आते हैं 62 तो कृषि विश्वविद्यालय आते हैं, 62 कृषि विश्वविद्यालय आते हैं। 62 तो आते हैं क्या भैया? कृषि विश्वविद्यालय इसके अधीन आते हैं। 5 डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय है। डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय का नाम ध्यान से समझ लें आप, डीम्ड का मतलब क्या होता है? डीम्ड आपने कई बार लिखा हुआ देखा होगा, डीम्ड ये क्या होता है? विश्वविद्यालय नहीं होते हैं, ये तो अनुसंधान केंद्र होते हैं, परंतु ये तो अनुसंधान केंद्र होते हैं, परंतु इनको इनको भी विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान कर दी जाती है, क्योंकि अनुसंधान का कार्य तो होता ही है, तो उसके साथ के साथ ये कुछ शिक्षा का काम भी कर ले, क्योंकि दोनों चीजें मिली हुई है, इसलिए इनको डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो 5 कृषि विश्वविद्यालय भी इसी के अधीन आते हैं। इसके अलावा 5 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आईसीआर के अधीन आते हैं, तथा 4 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं जिनमें कृषि संकाय उपलब्ध है। जो दूसरे हैं जिनमें एग्रीकल्चर, दूसरे हैं मतलब वो अपने एग्रीकल्चर के नहीं है, उनको भी एग्रीकल्चर की ब्रांच के रूप में दे रखा है। इतनी सारी संस्थाएं काय के अधीन आती है? आईसीआर के अधीन आती है। इसके बाद केवीके की बात करें, देखो पूरे देश में प्रत्येक जिला स्तर पर एक एक केवीके स्थापित किया गया है। क्या है केवीके? केवीके है कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, ये प्रत्येक जिले पर होता है कृषि विज्ञान केंद्र। और ये क्या करते हैं वहां पर? देखिए उस जिले की भौगोलिक परिस्थितियां, उस जिले की जलवायु, उस जिले की मृदा, उसके अनुसार वहां की जलवायु में वहां की किस्मों, वहां की फसलों, वहां की कीड़े बीमारियों, फसलों में लगने वाले कीड़े बीमारियों का रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं वहां पर एजुकेट करते हैं और वहां पर एक्सटेंशन का काम करते हैं, कृषि प्रसार का काम करते हैं। वहां पर ये केवीके तीनों काम करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं और जो अनुसंधान किया उसको बारे में किसानों को बताते हैं और शिक्षा का कार्य भी करते हैं। तीनों प्रत्येक जिले में स्थापित केवीके हैं जो आईसीआर के अधीन आते हैं और पूरे आईसीआर के अधीन आते हैं। कार से राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों की अपन बात करें, राजस्थान में पूरे भारत देश की तो बात कर ली अपन ने, सारे केवीके किसके अधीन आते हैं? आईसीआर के अधीन आते हैं। अब राजस्थान में केवीके की बात करें तो राजस्थान में कुल केवीके हैं 43। जिले तो हैं अपने पास, जिले तो हैं अपने पास 33 जिले हैं, 33 जिले हैं राजस्थान में, परंतु राजस्थान में केवीके कितने हैं भैया? 43। कितने केवीके हैं? 43। इनमें से 43 में से 34 केवीके तो कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन आते हैं। हमारे राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं और 5 कृषि विश्वविद्यालय जो है यहाँ के एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से उनको बांट रखा है, उनको अपना अपना क्षेत्र दे रखा है। उनमें स्थित केवीके जो है, इनमें स्थित केवीके 34 केवीके जो है कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन है। 3 केवीके आईसीआर के अधीन सीधे हैं, सीधे सीधे कैसे हैं? आईसीआर के संस्थान है, जैसे काजरी है, एक केवीके तो काजरी में है? और इस प्रकार से 3 केवीके सीधे सीधे आईसीआर के अधीन है। 4 केवीके एनजीओ के अधीन है। एनजीओ क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सरकारी कार्यों को कर सकते हैं। रजिस्टर्ड संस्थाएं होती है जो सरकारी कार्य को प्राइवेट के रूप में करती है। और इस प्रकार से और 2 केवीके अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के पास है। इस प्रकार से ये काय का हिसाब है भैया? 43 केवीके का हिसाब है ये जो राजस्थान में स्थापित है। भारत की बात करें, कुल भारत में 680 केवीके हैं। अभी वर्तमान में कुल केवीके कितने हैं? 680। तो ये हमने आपको जो चर्चा करी, ये चर्चा है भैया
पूरे आईसीआर के अधीन आने वाले कृषि विश्वविद्यालयों की, आईसीआर के अधीन आने वाले केवीके की, आईसीआर के अधीन आने वाले अनुसंधान केंद्रों की, इतनी सारी संस्थाएं आईसीआर के अधीन आती है। आईसीआर के बाद हम चर्चा करेंगे, अब जो अपन ने पहले चर्चा की है आईएआरआई की। आईएआरआई में ये अब आ गया, देखो आईएआरआई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आईएआरआई इंस्टीट्यूट संस्थान है, ये संस्थान एक ही कैंपस है जो नई दिल्ली में पूसा नई दिल्ली में स्थित है। उस जगह का नाम पूसा कैसे पड़ा, ये दिल्ली में कब स्थापित हुआ, सबसे पहले इस स्थापना कहां पे हुई थी, और इस बारे में पूरी एक छोटी सी एक स्टोरी है आईएआरआई के बारे में। देखिए क्या क्या स्टोरी है इसके बारे में। सबसे पहले तो आईआरआई की स्थापना सबसे पहले 1905 में हुई थी भैया। इसका नाम उस टाइम आईएआरआई नहीं था, उसका नाम था उस टाइम पे पूसा, इस प्रकार से नाम था इसका। पूसा नाम कैसे था, उस टाइम इसका नाम था पूसा, और पूसा नाम था, इसका नाम फिलिप ऑफ यूएसए। अंग्रेजों के समय में एक लेबोरेटरी स्थापित की थी यूएसए, देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से है यूएसए। इसका एक लेबोरेटरी बनाई थी पूसा, पी तो यहां से लिया और यूएसए, इस प्रकार से क्या हो गया नाम पूसा। फिलिप ऑफ यूएसए के नाम से 1905 में, कब 1905 में जो है इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। कहां पर स्थापना हुई थी इसकी, दरभंगा बिहार में इसकी स्थापना हुई थी, बिहार में। फिर कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर पूसा, फिलिप ऑफ यूएसए से नाम इसका बदलकर इनका नाम किया गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईएआर, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम किया गया 1911 में। और इसको फिर जो है 1919 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च नाम दे परिवर्तित कर दिया गया। इसका नाम फिर क्या कर दिया गया, इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस प्रकार से इसका नाम परिवर्तित होता गया। नाम परिवर्तित होने के बाद 1934 में क्या हुआ, बिहार में एक भूकंप आया था, और भूकंप आने के कारण सारा तहस नहस हो गया। तब इस संस्थान को वहां से स्थापित करके 15 जनवरी 1934 को तो आया था भूकंप, और 1936 में इसके लगभग 2 साल बाद इस संस्थान को दिल्ली में ले गए भैया। कहाँ ले गए, दिल्ली में, और जहां पर अभी वर्तमान में स्थित है, दिल्ली में इसको स्थापित कर दिया। कब, 1936 में। और 1936 में करने के बाद देश स्वतंत्र उसके बाद जब हुआ, तो इसका वास्तविक नाम जो अभी नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो अभी वर्तमान का नाम है आईएआरआई दिया गया, आईएआरआई दिया गया। और नाम तो हो गया आईएआरआई। उसके बाद 1956 में इसको, ये तो अनुसंधान संस्थान है, इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया, जो कि आईसीएआर के अधीन आई थी, आती है, काय के अधीन आती है, आईसीएआर के अधीन आती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कृषि विश्वविद्यालय की भांति भी कार्य करने लगी। इस प्रकार से ये दोनों संस्थानों की एक विस्तृत जानकारी थी, आईसीएआर और आईएआरआई। इन्हीं समकक्ष, इसी के समकक्ष एक संस्थान और है भैया, जो कृषि के अलावा पशुपालन से संबंधित है, डेयरी से संबंधित है। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी भी हमारा एग्रीकल्चर का सिलेबस का पूरा पार्ट है। ये प्रोडक्शन का, किसान की माली हालत को सुधारने वाले कारक है दोनों, डेयरी और पशुपालन। पशुओं की बीमारियां तो वेटनरी डिपार्टमेंट का काम है, वेटनरी डिपार्टमेंट अलग से पृथक से बना हुआ है, पर कृषि विभाग के अंदर आता है, जो अपने सिलेबस के अंदर जो कवर होता है। बीएससी एग्रीकल्चर हो, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर के बाद की कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे कोई आपके एग्रीकल्चर में एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सहायक कृषि अधिकारी, सभी के सिलेबस में पशुपालन और डेयरी का कवरेज आता है। तो डेयरी से संबंधित संस्थान भी हमको जानकारी होनी चाहिए। इसमें एक प्रमुख संस्थान है एनडीआरआई,
हालांकि एनडीआरआई जो संस्थान है ये भी आईसीएआर के अधीन आता है। पहले नहीं आता था, अब वर्तमान में ये आईसीएआर के अधीन आता है। और आईसीआर का जो सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी, एनडीआरआई की जो स्थापना सबसे पहले हुई थी, वो अभी वर्तमान में करनाल में है। ये कहां पे है? करनाल में है। परंतु अभी वर्तमान में तो करनाल में है, लेकिन ये स्थापना बेंगलोर में हुई थी इसकी। सबसे पहले एनडीआरआई का नाम जो था वो था इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी नाम था इसका। और उसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी नाम था। और 1923 में स्थापना हुई थी इसकी बेंगलोर में। एनडीआरआई अभी तो करनाल में है, लेकिन स्थापना कहां हुई थी? बेंगलोर में 1923 में। इस नाम से इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री। अंग्रेजों के समय पर जितने भी संस्थान बने थे उनके नाम क्या होते थे? इंपीरियल। क्या नाम होते थे? इंपीरियल। इसलिए इसका भी नाम क्या था भैया? इंपीरियल इंस्टीट्यूट था। 1936 में इसका नाम इंपीरियल डेयरी संस्थान कर दिया गया। पशुपालन को, एनिमल हस्बेंड्री को, पशुपालन को यहां से हटाकर क्या कर दिया गया? केवल इंपीरियल डेयरी संस्थान नाम किया गया। और कहां स्थापित कर दिया? 1955 में इसको करनाल में ले गए। 1955 में कहां ले गए? करनाल में चला गया। तथा 1970 में 1970 तक तो ये कृषि मंत्रालय के पास था, सरकार के पास था कृषि। और 1970 के बाद इसको किसके अधीन कर दिया गया भैया? आईसीएआर के अधीन, काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अधीन कर दिया गया। अब ये आईसीआर के अधीन आ गया भैया। और जैसे आईआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, वैसे ही 1989 में इसको भी क्या दर्जा दे दिया? डीम्ड यूनिवर्सिटी का। यानी ये डेयरी पर अनुसंधान कार्य तो करेगी ही करेगी, साथ में ही यह शिक्षा का कार्य भी करेगी, रिसर्च के साथ पढ़ाई का कार्य भी करवाने लगी 1989 के बाद, 1989 के बाद। ये छोटी सी ब्रीफ जानकारी थी एनडीआरआई की। सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई थी? बेंगलोर में। इसके बाद इसका नाम पशुपालन इसमें से हटाकर केवल डेयरी संस्थान कर दिया गया। और 1955 में इसको करनाल में स्थापित कर दिया गया। ये 1970 तक कृषि मंत्रालय के पास था, लेकिन अब कहां चला गया? आईसीआर में। और 1989 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया। ये थी एक छोटी सी एनडीआरआई की जानकारी। अभी हमने आईसीआर की जानकारी ली, आईएआरआई की जानकारी ली, एनडीआरआई की जानकारी ली। इसी लय में हमारे एक उद्यानिकी का भी बहुत बड़ा संस्थान है जो बेंगलोर में स्थित है। उसका क्या नाम है? राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, आईआईएचआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, क्या नाम है इसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, आईआईएचआर। ठीक है। और यह संस्थान की स्थापना 1967 में हुई थी। और ये काय के अधीन आता है? ये भी आईसीएआर के अधीन आता है। काय के अधीन आता है? यहां पर काय का अनुसंधान होगा भैया? फलों का, सब्जियों का, फल सब्जियों का, फूलों का, मसालों की फसलों का है। इस प्रकार से अनुसंधान कहां पर होगा? ये होगा आईआईएचआर में, बेंगलोर में स्थित है। और 1968 सबसे पहले करनाल, बेंगलोर में तो अभी है भैया। सबसे पहले इसकी स्थापना तो 1967 में नई दिल्ली में ही हो गई थी। कहां हो गई थी? नई दिल्ली में हो गई थी। पर 1968 में इसको कहां ले गए? बेंगलोर, हेसरगट्टा बेंगलोर में स्थानांतरित कर दिया गया 1968 में। तो दिल्ली में 1967 में स्थापित हुआ और 1968 में हेसरगट्टा बेंगलोर में स्थानांतरित कर दिया गया राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान को। ये छोटी सी जानकारी आपको थी आपके हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। इन संस्थानों की लय के साथ ही कुछ हम
ऐसे प्रमुख वैज्ञानिकों की चर्चा करेंगे जिनका हमारे देश की कृषि विकास में बहुत बड़ा योगदान है। कृषि विकास में बहुत बड़ा योगदान है, चाहे देश की कृषि विकास में हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय या फिर राज्य के कृषि विकास में योगदान हो, और उसका प्रभाव तो पूरे कृषि उत्पादन पर पड़ता ही पड़ता है। इसी में एक बहुत बड़ा नाम है, भारतीय कृषि के पितामह, भारतीय कृषि के पितामह हैं, और वो है भारतीय कृषि हरित क्रांति के पितामह भी कहते हैं, एमएस स्वामीनाथन। बहुत बड़ा भारी नाम है इनका। और गेहूं वैज्ञानिक थे। सबसे पहले तो बता दूं आपको, मैं ये काय पर रिसर्च कर रहे थे, वीट पर, गेहूं पर अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक थे, जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति कब आई थी? हरित क्रांति आई थी 1966-67 में। कब आई थी हरित क्रांति? 1966-67 में हरित क्रांति आई थी। 1966-67 में आई थी हरित क्रांति। और हरित क्रांति है क्या? हरित क्रांति क्या चीज है? देखिए, हरित क्रांति में क्या हुआ था, धान की बोनी किस्में, गेहूं की बोनी किस्मों का, दोनों का विकास हुआ था 1963 से लेकर 66 के बीच में। और बोनी किस्मों का मतलब क्या था कि इनके पौधे जो पहले बड़े लंबे लंबे होते थे और जिनकी बालियां छोटी छोटी होती थी, वो ही उनकी जगह नई जो किस्में, बोनी किस्में आई, उनमें पौधे तो हो गए छोटे छोटे और बाली हो गई बड़ी। एक एक पौधे की बाली दुगनी साइज की हो गई। और ऐसा होने से पूरे दुनिया में गेहूं का और धान का उत्पादन अचानक बढ़ा। और उस अचानक उत्पादन बढ़ने के कारण जो क्रांति आई, परिवर्तन आया उत्पादन में, खाद्यान्नों के उत्पादन में, उसको हरित क्रांति कहा गया था। और उस हरित क्रांति का भारत में लाने का एक कंट्रीब्यूशन, उस हरित क्रांति के प्रभाव को भारत में इस प्रकार के प्रभाव लाने का कार्य से किसको जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। इन्हें विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार 1987 में FAO द्वारा दिया गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतरराष्ट्रीय संस्थान है भैया, यूएनओ का संस्थान है, अंतरराष्ट्रीय संस्थान। ठीक है, तो ये हरित क्रांति के जनक, भारतीय हरित क्रांति के जनक, कौन सी हरित क्रांति के? भारत की हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। इनको 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग बना था, उसकी स्थापना 2004 में की। राष्ट्रीय कृषि किसान आयोग की स्थापना 4 में किस द्वारा की गई? स्वामीनाथन के द्वारा की गई। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, वीट रिवॉल्यूशन। जो वीट में रिवॉल्यूशन आया, बोनी किस्मों के कारण जो रिवॉल्यूशन आया, उसके ऊपर इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी। उसका नाम था गेहूं में क्रांति, वीट रिवॉल्यूशन। क्रांति होता है रिवॉल्यूशन का मीनिंग, वीट रिवॉल्यूशन। एमएस स्वामीनाथन द्वारा किया गया ये कार्य था। अब एमएस स्वामीनाथन के बाद एक वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक, अपने यहाँ के नहीं थे ये, बाहर के वैज्ञानिक थे। इनको जो हरित क्रांति के जनक, पूरी वर्ल्ड के हरित क्रांति के जनक कहते हैं इनको। एमएस स्वामीनाथन तो हमारी भारतीय हरित क्रांति के जनक थे, परंतु नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग क्या थे? पूरे विश्व की हरित क्रांति के जनक थे। इन्होंने 1970 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नोबेल पुरस्कार भी कौन सा भैया? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको ध्यान रखें आप, कोई कृषि के लिए नहीं दिया, कोई विज्ञान के लिए नहीं दिया, बल्कि काहे के दिया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनके जो इन्होंने कार्य किया, इन्होंने जो गेहूं के उत्पादन में योगदान दिया, वो पूरे वर्ल्ड में एक तरह की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बोनी किस्मों का विकास किया था इन्होंने, और बोनी किस्मों की वजह से पूरे वर्ल्ड के खाद्य प्रोडक्शन में एकदम जो बढ़ाव और चढ़ाव आया था। इसलिए इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्व हरित क्रांति के जनक कहा गया था। ये एग्रीकल्चर में इन्होंने काम किया। इसके बाद डेयरी में एक वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक, जिनको श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं। डेयरी में उन्होंने खूब काम किया, दूध के ऊपर बहुत काम किया उन्होंने, और वो थे वर्गीस कुरियन। हमारे भारत में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया भैया दूध पर। श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति क्या है? व्हाइट फ्लड, श्वेत क्रांति।
श्वेत क्रांति का जनक कहा था। दूध में भी अचानक जो 1970 और 96 के बीच में ऑपरेशन फ्लड के नाम से ऑपरेशन फ्लड पर इन्होंने काम किया था, और दूध में अचानक जो उत्पादन में वृद्धि हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए श्रेय किसको जाता है? वर्गीज कुरियन को। 1970 से 1996 के दौरान उन्होंने इस पर कार्य किया। एनडीडीबी के प्रथम अध्यक्ष नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, हमारे देश का डेयरी का एक बोर्ड बनाया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी, एनडीडीबी। और ये इसका पहला जो अध्यक्ष बनाया गया, पहला जो चेयरमैन बनाया गया, वो किसको बनाया गया? वर्गीज कुरियन को बनाया गया। वर्गीज, उनको एफएओ द्वारा द्वितीय विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसको? वर्गीज कुरियन को। डेयरी से संबंधित एक और हस्ती है हमारे, अमृता पटेल। क्या नाम है? अमृता पटेल, जो कि एनडीडीबी की, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की प्रथम महिला लेडीज चेयरमैन बनी थी, अमृता पटेल। एनडीडीबी की प्रथम महिला चेयरमैन कौन बनी थी? अमृता पटेल। और ये लेडीज बनने के कारण इनको अलग से नाम आज भी लिया जाता है। ये कुछ हमने वैज्ञानिकों की चर्चा करी। इसके बाद हम अभी कुछ इनोवेशन के बात करते हैं। देखो, खूब सारी परीक्षाओं में इनोवेशंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इनोवेशन क्या होते हैं? इनोवेशन क्या होते हैं? कोई भी नया नवाचार, इसको बोलते हैं हिंदी में कोई भी न्यू रिसर्च जिसको हमने अपनाया हो, नए अनुसंधान जिनको हमने अपनाया हो, उनको क्या बोलते हैं? इनोवेशन कहते हैं, नवाचार कहते हैं। और उनका नवाचारों का क्या है? सीधा सीधा मानवीय जो उस पर प्रभाव पड़ता है वो मानवीय विकास होता है, चाहे खाद्य का विकास हो, चाहे दूध का विकास हो, चाहे सब्जियों में विकास हो, चाहे फलों में विकास हो, किसी भी प्रकार की जो नई गतिविधि जो अपनाई जाती है उसको नवाचार कहते हैं। नवाचार में देखो क्या क्या चीजें आई इन दिनों में, जो डेवलपमेंट आया। देखो आप, गेहूं की और बारले की, गेहूं की और बारले की नई किस्मों का विकास किया गया भैया, इसके द्वारा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसका पूरा नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, CCSHAU। इन्होंने गेहूं की एक वैरायटी विकसित की है अभी नई, WH1142। क्या नाम है? WH1142। और बारले, जो कि एक वैरायटी इन्होंने की है BH959, BH959। और ये दोनों हाई यील्डिंग वैरायटी है, इनकी बहुत अच्छी उपज है, और रेसिस्टेंट, और ये कई पौधों में लगने वाली बीमारियों के प्रति रेसिस्टेंट है। नई किस्मों में कोई विशेष खासियत हुई है तभी अपनाई जाती है, तो इसमें रोग कम लगते हैं। रोगों के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी किस्में हैं दोनों। कौन कौन सी किस्में हैं? WH1142 और BH959। राजस्थान में एक फसल उगाई जाती है भैया, जिसका नाम हम बहुत कम लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं कुल्थी। क्या नाम है? कुल्थी की दाल होती है भैया, दाल। कुल्थी की दाल खाने के काम आती है, जो बारानी फसल है, खरीफ में उगाई जाती है, बारानी फसल है, दलहनी फसल है। जैसे मूंग उड़द उगाया जाता है ना बारानी, वैसे ही कुल्थी की भी राजस्थान में खेती की जाती है। कुल्थी की दाल होती है, इसका नाम है मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम, इसका बोटनिकल नेम है ये। कुल्थी की दाल बिकती है भैया, बाजार में मिलती है, और इसके में प्रोटीन होती है भैया 22 से 23%। क्या कितनी प्रोटीन होती है? 22 से 23% कुल्थी में प्रोटीन पाई जाती है। कुल्थी की फसल एक नया इनोवेशन
जो राजस्थान में अभी पिछले 5-7-10 सालों में आया है, उसका नाम है किनवा, किनोवा। कई नाम उसके, इसको किनवा कह दो, किनोवा, इस प्रकार से किनवा, किनोवा, किनोवा, किनवा, अलग अलग उच्चारण है इसके। और इसको सुपर फूड भी कहते हैं, सुपर फूड भी कहते हैं, मदर ग्रेन भी कहते हैं। एक्चुअल में तो ये जो है एक खरपतवार होता है अपना, चिनोपोडियम किनोवा, चिनोपोडियम एल्बम एक खरपतवार होता है, कभी नाम सुना हो, चिनोपोडियम एल्बम एक खरपतवार होता है। और उस खरपतवार का ही, उसकी फैमिली का ये प्लांट है, उस चिनोपोडियम की फैमिली का ही प्लांट है, और उसका नाम है चिनोपोडियम किनोवा। क्या नाम है? चिनोपोडियम किनोवा। और इसको सूडो सीरियल भी कहते हैं। क्या है ये? सूडो सीरियल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ग्रेमिनी कुल का पादप नहीं है, ग्रेमिनी कुल का पादप नहीं है, सीरियल कुल का पादप नहीं है, सूडो सीरियल है, सूडो। एक सुनो मेरी बात, कुछ वर्ड्स है उनके हमको मीनिंग आने चाहिए। सूडो का मतलब होता है झूठा, सूडो सीरियल, सूडो का मतलब क्या होता है? झूठा। झूठा अनाज है ये, झूठा अनाज की तरह खाया जाता है, लेकिन ये अनाज नहीं है। आपने एक शब्द कहीं सुना हो, केले में काम आता है वर्ड, सूडो स्टेम, सूडो आभासी तना। जो आपने देखा हो केले के पौधे को, जो केले के पौधे का तना बनता है, वो केले के, वो तना नहीं होता एक्चुअल में, वो पर्णवृंत होते हैं सारे, वो सारे पर्णवृंत मिलकर तने का जैसा आकार धारण कर लेते हैं केले में, इसीलिए उसको कहते हैं सूडो स्टेम, आभासी तना, झूठा तना। तो सूडो का मीनिंग होता है आभासी, सूडो स्टेम बोलते हैं, इसलिए इसको सूडो वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए, कई जगह काम आता है। और एमेरेंथस कुल का ये पादप है किनवा। कौन सी फैमिली है? एमेरेंथस, किनवा। ये भी इनोवेशन है, नया नया। एक्चुअल में क्या है, इसको विदेशों में ये बहुत महंगा बिकता है, 250-300 रुपए किलो बिकता है, और अपने यहाँ ये बहुत आसानी से उग जाता है। वो यूं ही आसानी से, बहुत पौष्टिक अनाज है ये, अनाज के रूप में खाया जाता है, बहुत पौष्टिक अनाज के रूप में इसको खाया जाता है। आजकल छोटी छोटी पैकिंग में बाजार में बिकता है किनवा के नाम से, और बहुत प्रचलन में है। बहुत इसमें लवणों की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, बहुत पौष्टिक पदार्थ है, इसलिए इसकी बहुत डिमांड होने लग गई, तो हमारे यहाँ भी उगाने लग गए, तो अभी नया नया फसल हमारी उगाई जाने लगी है। क्या नाम है? किनवा। तो इस प्रकार के क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार कुछ नहीं पूछेंगे, किनवा का बॉटनिकल नाम पूछ लिया, चिनोपोडियम किनवा। इसी प्रकार देखो, एक आजकल दीमक, दीमक बहुत बड़ी समस्या है। दीमक को भगाने के, बहुत मारने के बहुत प्रयास करेंगे आप, पर वो मरती नहीं है। वो क्या होता है, जो ही अपन को दवाई का प्रयोग करते हैं तो अपनी जगह छोड़कर भाग जाती है वो। सिंचाई करते हैं तो मरती थोड़ी है वो, जब मतलब बच जाते हैं अपन। गेहूं की फसल में दीमक से बचने का पता क्या उपाय होता है? सिंचाई कर दो। तो क्या होगा, जब सिंचाई करेंगे 4-5 सेंटीमीटर गहराई तक सिंचाई करते हैं, वो गेहूं का पौधे की जड़ें 4-5 सेंटीमीटर तक रहती है, तो क्या वहां से वो दूर भाग जाता है, उस टाइम के लिए, कुछ समय के लिए दूर भाग जाता है, तो हमारी फसल को नुकसान होने से बच जाती है। इसलिए दीमक का नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल काम है। भूमि के अंदर बैठा रहता है, पता नहीं कितनी गहराई बैठा है, कितनी दवाई छिड़कोगे आप। तो इसके लिए एक तो बीजोपचार करके काम में चलाते हैं। बीजोपचार से भी क्या है, दवाई का असर 15-20 दिन रहता है, 15-20 दिन बाद दवाई का असर जो ही खराब हुआ फिर दीमक आ जाती है। आपकी क्लोरोपाइरिफॉस से बीजों को उपचारित करते हैं, बीजों को उपचारित कर दिया, बीजों को उपचारित करने के बाद 15-20 दिन बाद तब तो दवाई का असर रहता है, तब तो आज उसके जड़ों के पास आएगी नहीं, और बाद में फिर आ जाती है। तो जो दीमक के नियंत्रण के लिए बहुत समस्या है। एक तो इसमें कभी भी बिना सड़ी गली खाद को खेत में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बिना सड़ी गली गोबर की खाद तो दीमक को बुलावा देती है। अगर आपने डाल दी ना, तो दूर दूर की दीमक भी वहां पे आ जाएगी, क्योंकि इसका जो भोजन होता है ना दीमक का, वो होता है मृत सेलुलोज, डेड सेलुलोज, जो कि गोबर जो होता है उसमें पशुओं के पेट में चारा खाता है ना पशु, उसके पूरे अवशेष होते हैं, सेलुलोज होता है पूरा जब गार देता है। परंतु जब उसको सड़ा लेते हैं तो सेलुलोज विखंडित हो जाता है,
उसके बाद तो उसमें दीमक नहीं आती है। इसीलिए हमेशा खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद ही डालनी चाहिए। FYM, सड़ा हुआ अच्छा FYM डालना चाहिए। तो दीमक के नियंत्रण के लिए वैज्ञानिकों ने एक खोज की है भैया। क्या खोज की है देखो आप, वैज्ञानिकों ने नई खोज की है और उसका तरीका यह है कि जो है जैविक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण किया है। क्या किया है? जैविक नियंत्रण किया है। और जैविक नियंत्रण में पता क्या ढूंढा है वैज्ञानिकों ने? एक फफूंद ढूंढी है। क्या ढूंढी है? एक मित्र फफूंद ढूंढी है। फफूंद का नाम क्या है? मेटाराइजियम। क्या नाम है? एक तो इसका पूरा नाम तो यह है एनिसोप्लाई, मेटाराइजियम एनिसोप्लाई। और एक फफूंद है ब्यूवेरिया वेसुवियाना, ब्यूवेरिया वेसुवियाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोनों, इन दोनों को याद कर लेना। आजकल बाजार में भी इसके पैकेट मिलते हैं आराम से, तो बाजार में बिकता है। मतलब ये दीमक के कंट्रोल के लिए मेटाराइजियम, अपने मुंह से बोलेंगे ना तब अच्छा याद होता है। ये मेटाराइजियम और ब्यूवेरिया, मेटाराइजियम और ब्यूवेरिया, ये दोनों फफूंद है जो क्या करती है, इसको जो है किसी प्रकार से मृदा में पहुंचा दो आप, या तो बीजोपचार के माध्यम से या फिर गोबर की खाद में मिलाकर फैला दो खेत में, उससे क्या है जड़ में पहुंच जाएगा। तो फफूंद क्या करती है? फफूंद अपनी वृद्धि करती है मिट्टी के अंदर। तो जहां जहां दीमक इनके संपर्क में आता है तो ये फफूंद उनके दीमक के चिपट जाती है और बीमारी पैदा कर देती है दीमक के ऊपर। दीमक के ऊपर बीमारी पैदा करके दीमक को मार देती है, दीमक को संक्रमित कर देती है। और इस प्रकार से दीमक का कंट्रोल हो जाता है। कौन कौन सी फफूंद से? मेटाराइजियम से। और दूसरी कौन सी बताई मैंने? ब्यूवेरिया। क्या नाम बताई? ब्यूवेरिया। एक और नया फल हमारे राजस्थान में, एक नया फल हो रहा है भैया, उसका नाम है ड्रैगन फ्रूट। क्या नाम है? ड्रैगन फ्रूट। ये नया फल है। महाराष्ट्र वगैरह में तो कई जगह उगाया जाता था ये, पर आजकल राजस्थान में भी उगाया जाने लगा है। कैक्टेसी फैमिली का ये फल है। अंदर जो है व्हाइट व्हाइट से कलर का और काले बीज होते हैं इसके, और गूदा गूदा निकलता है अंदर से। पौष्टिक बहुत है ये, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसकी पौष्टिक मान बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा लाभदायक रहता है। इसलिए ड्रैगन फ्रूट की खेती राजस्थान में भी की जाने लगी है। तो एक तो इसका आपको बोटनिकल नेम याद होना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट का क्या नाम है? हाइलोसिरस अंडेटस, हाइलोसिरस अंडेटस। इसको आपको बोल के याद करना होगा, तब बोटनिकल नेम याद रहते हैं। और इसकी राजस्थान में क्या, इसका क्लाइमेट भी सूट कर रहा है, तो इसकी विपुल संभावना है इसके उगाए जाने की। ड्रैगन फ्रूट। अब हम लेंगे ऐसा ही इनोवेशन जो लाए, इजराइल से लेकर आए हम। काय को लेकर आए इजराइल से हम? जैतून को। काय को लाए? जैतून को इजराइल से लेकर आए हैं, जैतून के प्लांट को लेकर आए हैं, इसकी उगाने की तकनीक को लेकर आए हैं, और हमारे राजस्थान में इसको बड़े लेवल पर अभी उगाया जा रहा है। आपको अगर जानकारी हो तो राजस्थान में इसको पता कहां उगाया जा रहा है? इस पर एक संस्थान है भैया हमारा, यहाँ पर जयपुर के पास बस्सी है, बस्सी, बस्सी में संस्थान है एक, राजस्थान ओलिव। ओलिव क्या है? ओलिव क्या है? जैतून। ओलिव क्या है? जैतून है। राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड, ROCL, बस्सी में इस पर काम चल रहा है। बहुत सारी पौध तैयार हो रही है जैतून की, और इसको बहुत प्रसार, खेती को बढ़ावा, राजस्थान में खेती को बढ़ावा देने के लिए जैतून का जो तेल निकलता है बहुत बढ़िया होता है। एक्चुअल में उसमें जो तेल में जो वसीय अम्ल होते हैं वो असंतृप्त प्रकार के होते हैं, जमते नहीं है शरीर में, जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड मूफा और पूफा, ये दो प्रकार के अनसैचुरेटेड एसिड पाए जाते हैं। ये पढ़ेंगे अपन जब अपन सूरजमुखी का तेल पढ़ेंगे और उन फसलों में आगे पढ़ेंगे इसको अपन। तो ये जैतून के तेल में इस प्रकार के वसीय अम्ल पाए जाते हैं जो शरीर में जमते नहीं है। देखो, वसीय अम्लों की बात चली है जो तेलों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? तेलों में पाए जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये अम्ल भी कई साले आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। इन अम्लों की बात छोटी सी अपन में करता हूं, देखो कैसे कंफ्यूज करेंगे। प्रोटीन की बात जब हम करते हैं ना, प्रोटीन की जब हम बात करते हैं, प्रोटीन, तो वहां तो आते हैं अमीनो अम्ल। क्या आते हैं? अमीनो अम्ल। क्योंकि कई सारे अमीनो अम्लों से मिलकर क्या बनते हैं भैया? प्रोटीन बनते हैं। कई सारे अमीनो अम्ल,
अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, कोई मिथियोनिन है, कोई लाइसिन है, कोई ल्यूसिन है, अलग अलग प्रकार की प्रोटीन होते हैं। और कुछ अमीनो अम्ल तो ऐसे होते हैं जो आवश्यक होते हैं मानव शरीर के लिए, तो उन अमीनो अम्लों से मिलकर क्या बनती है भैया, प्रोटीन बनती है। इसी प्रकार से वसा की बात करें, तेलों की बात करें, वसा मतलब तेल, तेलों में वसा होती है, घी में वसा होती है, घी और तेलों में वसा ही होती है 90%, 95% से ज्यादा, ठीक है। तो उनमें जो ये काय से मिलकर बनते हैं, ये वसीय अम्लों से मिलकर बनते हैं। काय से मिलकर बनते हैं, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल से मिलकर बनते हैं। ग्लिसरोल, ग्लिसरोल और वसीय अम्लों से मिलकर बनती है वसाएं। तो वसीय अम्ल वसा से रिलेटेड है, अमीनो अम्ल प्रोटीनों से लिंक्ड है। खूब काम आएंगे, सब दिया आगे आपको सिलेबस में, तो आपको ये याद रखने वाली चीज थी, तो याद रखना चाहिए आपको, है। तो जैतून में जो जैतून से तेल मिलता है, और जैतून के तेल में ऐसे वसीय अम्ल पाए जाते हैं जिनमें जो जमते नहीं है शरीर में, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाई जाती है। और ये जैतून जो है ओलिएसी कुल का पादप है। अभी क्या हुआ, ये जब तेल इसकी फसल उगाने लगे तो इसके लिए तेल निकालने के लिए रिफाइनरी में लगा दी बीकानेर में, लूणकरण सब बीकानेर में इसकी रिफाइनरी लगा दी, उससे तेल निकल सकता है राजस्थान के राजस्थान में। इसके साथ ही जैतून की पत्तियों का आजकल प्रयोग चाय में भी लेने लग गए, चाय बना बना के पीने लग गए। इसी देखो, इसी लय में एक और इनोवेशन है, एक और नवाचार है, कई सालों से इसको अपनाया जा रहा है वैसे तो राजस्थान में, और अब इसका और धीरे धीरे इसको बढ़ता जा रहा है। होता क्या है देखो, सब्जियों की जब किसान पैदावार करता है, तो अगर वो सब्जी कुछ अगेती उगाए या पछेती उगाए तो उसको अच्छी कीमत मिल पाती है। अगर सीजन में उगाता है तो कई बार स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसको बेचारे को पैदा करने का भाव भी नहीं मिल पाता है। तो अगेती फसल उगाने का एक तरीका है, कौन सी फसलों को उगाने का, कुकुरबिटेसी, लौकी, करेला, आपका टिंडा, आपका खीरा, इन फसलों को अगेती उगाकर, अगेती उगाने का मतलब देखो, अभी अप्रैल मई में ये सब्जियां आने लगती है, और अगर ये यही सब्जियां फरवरी में आ जाए, फरवरी मार्च में आ जाए, तो इनकी दुगनी कीमत मिल सकती है किसानों को। तो उसी का एक तरीका है। तो अब वो कब होगा, जब हम इसको दिसंबर में बोएंगे, जब हो गए तो दिसंबर में कैसे बोएंगे, दिसंबर में ठंड पड़ती है, कुकुरबिटेसी उस टाइम लग ही नहीं सकती। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला है भैया, सर्दियों में गर्मियों की चीज उगाने का एक तरीका निकाला है। और वो क्या तरीका निकाला है, लो टनल। क्या निकाला है, लो टनल, प्लास्टिक टनल भी कह सकते हो, लो टनल भी कह सकते हो। इसको मैं समझा रहा हूं कैसे उगाते हैं, देखो मेरे तरफ ध्यान से देखिएगा आप। लो टनल क्या होता है, खेत में लंबी लंबी नालियां खोद देते, 2-3 फीट गहरी, 2-3 फीट गहरी नालियां खोद देते पूरे खेत में, लंबी नाली, फिर 3 फीट जगह छोड़ी और फिर नाली, फिर 3 फीट जगह छोड़ी और फिर नाली, ऐसे नालियां खोद ली। और नालियां खोदकर उन नाली के ऊपर लोहे के तार लगा दिए, ऐसे यू आकार के, ऐसे करके लोहे के तार लगा दिए, और उन तारों के ऊपर एक पूरी पे पॉलीथीन से ढक दिया उनको, मतलब पूरी नाली को एक सुरंग बना दिया, पॉलीथीन से ढककर सुरंग बना दिया। अब क्या होगा कि सर्दियों के दिन में अपन ये काम करेंगे, तो सर्दियों के दिनों में जब उसको कवर कर लेंगे तो वो गर्म हो जाएगा अंदर का एरिया, और उन टनल के अंदर हम बुआई कर देंगे कुकुरबिटेसी के बीजों की, और कुकुरबिटेसी के बीजों की अगेती बुआई करके अगेती फसल लेकर किसान अच्छी कमाई कर लेता है, बेमौसम की सब्जी उगा सकता है, कद्दू वर्गीय फसलों की, खीरा की, टमाटर की, इन फसलों को वो उगा लेता है लो टनल खेती करके। इस प्रकार के ये विभिन्न प्रकार के इनोवेशन आपके एग्रीकल्चर के बारे में बताया हमने। इसी प्रकार से अपनी ये क्लासेस लगातार चलती रहेगी। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी क्लास को आप अटेंड करें। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप पार्टिसिपेट करते हो, सब में ये लाभदायक रहेगी। थैंक यू।